जो दूरी और विस्थापन है वो कितना कितना हुआ, अभी आपने चेक कर लिया कि स्थिति 1 में एथलीट O से A तक गया, तो जो O से A तक गया तो क्या हुआ, उसकी दूरी कितनी हुई, पथ की लंबाई कितनी हुई, 100 मीटर। ठीक है, पथ की लंबाई कितनी हुई उसकी, 100 मीटर हो गई। और जो आपका जो विस्थापन है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की क्या है, न्यूनतम दूरी है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी आपकी कितनी है, यहां पर भी 100 मीटर है, तो ये 100 मीटर होगी। तो यहां पर दूरी भी 100 मीटर और विस्थापन भी क्या हो गया, 100 मीटर हो गया। ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ, पहले वो O से A तक गया और फिर क्या हुआ, वो लौट कर वापस कहां आया, लौट कर वो आया आपका कहां से कहां तक आया, वो लौट कर आया, पहले वो O से A पर गया और A से वो वापस कहां आया, B पर आया। तो फिर ऐसे में जो उसकी जो दूरी है वो कितनी हो गई, दूरी तो हो गई उसकी, O से A पर गया, A से B पर आया तो दूरी हो गई, O से A पर जाने की नापी कितनी है, तो O से A पर नापी आपने, तो O से A तक की कितनी हो गई, O से A तक की हो गई 100, और A से वापस B पर आया तो 30 और आ गया, तो 100 और 30 130 दूरी हो गई। लेकिन जो आपका विस्थापन है वो कितना रहा, तो वो तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होगी, तो प्रारंभिक बिंदु कौन था, O, अंतिम बिंदु कौन है, B, तो O से लेकर B के बीच की जो दूरी होगी, वो जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम कहेंगे विस्थापन। तो इस परिस्थिति में आपका विस्थापन कितना हुआ, तो O से B तक का देख लीजिए आप, 100 में से 30 को घटा दीजिए तो 70 मीटर हुआ। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन आपका हुआ 70 मीटर। अब विस्थापन 70 है और दूरी कितनी आई, 130 मीटर। तो यहां से एक दो बातें हमें समझ में आ गई। देखिए स्थिति 1 में हमें यह बात समझ में आई कि जो O और A के बीच में जो दूरी है वही विस्थापन के बराबर बन रही है। ठीक है, तो फिर ऐसे में आप कहेंगे कि ये दूरी विस्थापन के चूंकि बराबर बन रही है तो मतलब दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। लेकिन दूसरे केस में उसी समय आपने एक बात समझी कि जो दूरी है वो 130 हो गई और विस्थापन 70 मीटर रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां क्या हुआ, दूरी विस्थापन से अधिक है। तो दूरी विस्थापन से ज्यादा भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, ये बात हमें समझ में यहां पर आई है। और आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण की मदद से मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखिए ये O से चलकर एक काली गेंद जो है, आप दिख रही है यहाँ पर काली गेंद आपको, तो ये काली गेंद को आप ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट जो आगे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अब दूरी और विस्थापन का एक कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, अब दूरी और विस्थापन के हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि मान लीजिए आप किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, तो फिर क्या होगा। जैसे यहां पर देखिए, आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि O से चलकर ये काली गेंद जो है, देखिए काली गेंद आपको बीचों बीच में दिखाई दे रही होगी। मैं काली गेंद को एक चक्कर घुमाकर O पर ही लाता हूं, देखिएगा आप इस काली गेंद को ध्यान से। तो ये काली गेंद घूमी और ये काली गेंद घूमकर कहां आ गई, ये काली गेंद घूमकर आपकी आ जाएगी O के ऊपर ही। तो ये जो काली गेंद घूमकर आपकी O से चलकर O पर आई है, तो इसमें आपने ये देखा कि वो उसने कितनी दूरी तय की। तो अगर ये वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या है, ये जो आपने यहां पर जो वृत्तीय मार्ग लिया, इस वृत्तीय मार्ग की अगर आपकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो फिर ये दूरी क्या हो गई, है तो वृत्त की परिधि हो गई, 2 पाई r बोलते हैं इसको, है ना, इसको क्या बोलते हैं, 2 पाई r बोलते हैं। तो ये आपका 2 पाई r बन गया। ठीक है, तो दूरी तो हो गई आपकी 2 पाई r। अब विस्थापन कितना हो जरा बता दीजिए। तो O से ही चली और O पर ही आ गई, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो एक ही स्थान पर है, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन यहां कितना हुआ, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, तो विस्थापन हो गया आपका 0। तो यहां आपका विस्थापन क्या हुआ, 0 हो गया, जबकि दूरी कितनी हो गई, 2 पाई r। तो दूरी हुई 2 पाई r और विस्थापन हो गया 0। तो ऐसे में हमको एक और नई बात पता चली कि विस्थापन 0 भी हो सकता है ना, विस्थापन 0 भी हो सकता, अगर नहीं चलेंगे तो दूरी भी 0 हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब आपका मतलब यहां से ये बात पता चली कि दूरी तो हो सकती है, जैसे दो बिंदुओं के बीच की कुछ दूरी हो सकती है, लेकिन उसी समय विस्थापन भी 0 हो सकता है। जैसे आप यहां देख लीजिए कि आप O से चलकर वापस O पर आ गए, तो दूरी तो मिली आपको 2 पाई r, लेकिन विस्थापन क्या है, 0 है। तो यहां कभी कभी एग्जाम में आपको एक ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जैसे आप वो परिस्थिति बताइए जिसमें दूरी की एक निश्चित माप हो लेकिन विस्थापन 0 हो। तो आप बोलना कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर घूमकर किसी पॉइंट से चलती है और उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है, या किसी भी मार्ग से चलते हुए पुनः अपने उस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है ना, तो फिर ऐसे समय में दूरी तो होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि वो घूम फिर कर आई है, तो पथ की लंबाई तो दूरी है।
लेकिन उस समय जो विस्थापन होगा उसका वो कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि वो जहां से वो चली थी वही वहां पर वापस आ गई। तो ऐसी परिस्थिति में उसी पॉइंट पर आने से विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहां आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो दूरी है वो पथ की लंबाई होती है और जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो वो क्या हुआ कि यहाँ वो पॉइंट प्रारंभिक बिंदु भी हो या अंतिम बिंदु भी हो और इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी देखने गए तो जीरो हो गई, क्योंकि जिस पॉइंट से चला उसी पर आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन दूरी तो पूरा एक चक्कर लगाया तो दूरी हो गई 2πr। तो यहां आपको ये दूरी और विस्थापन का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और इसी से हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बात और समझी कि जो दूरी है वो तो क्या हो रहा है, अरे घूम फिर के कहीं से भी आ गए और घूम फिर के कहीं भी पहुंच गए और फिर दो वो पथ की लंबाई को पूरा नाप लिया तो ये दूरी बन गई। तो इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, दूरी अदिश राशि है। लेकिन जो विस्थापन है वो तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। मतलब जहां से आप प्रारंभ हुए और जहां पर आप रुके हैं वो दो पॉइंट, उनके स्थिति निर्देशांकों का अंतर है। मतलब उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी आप नाप रहे हैं और उनके स्थिति निर्देशांकों का बड़ा महत्व है कि वो घूम फिर के कहां आ गया है। तो फिर ऐसे में जो आपकी जो विस्थापन है उसको हम कहेंगे कि ये विस्थापन कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। तो विस्थापन आपकी हो गई सदिश राशि और दूरी आपकी हो गई अदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल से आपको ये सदिश अदिश का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब मैं किताब के एक सवाल से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। तो अभी हमने सरल रेखीय गति का ही एग्जाम्पल समझा था। जैसे यहाँ आप देखें तो अभी आपने जो एग्जाम्पल समझा था जिसमें वो एथलीट दौड़ रहा था, तो वो जो उदाहरण था वो उदाहरण था सरल रेखीय गति का। तो जब भी कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर चलती है, सरल रेखा में चलती है, तो उसको कहते हैं सरल रेखीय गति। जैसे आपके चित्र में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एक पॉइंट है ओ, आप देखिए, और ओ से ये बी और बी से लेकर ए तक की जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो जब भी वस्तु इस पर चलेगी तो हम कहेंगे कि ये सरल रेखीय गति है। तो वस्तु जब सरल रेखीय पथ पर चल रही हो तो हम कहते हैं वो कौन सी है, सरल रेखीय गति है। और दूरी के बारे में हमने एक बात समझी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि दूरी जो है वो पथ की लंबाई होती है और दूरी अदिश राशि होती है। और दूरी किसमें मापते हैं, हम मीटर के अंदर मापते हैं। तो बेटा दूरी के बारे में एक बात समझ ली कि दूरी जो है पथ की लंबाई होती है। अब जैसे आपने कहा कि हमको ओ से ए तक जाना है, दूरी निकालो, तो देख लीजिए आप ओ से ए तक जाना है, दूरी निकालना है, तो ओ से पहले बी पर गए, बी से फिर ए पर आए, तो दूरी कितनी हुई, 25 धन 35, 60 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो दूरी तो हो गई पथ की लंबाई, मतलब रास्ते की लंबाई। ठीक है, और वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है और उसका मात्रक क्या है, मीटर है। विस्थापन जो होता है वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो अब यहां अगर ओ से ए तक गए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, तो यहाँ एक सरल रेखा में इस तरीके से है, तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी बनेगी वो आपकी दूरी और विस्थापन जो है, यहाँ पर अब विस्थापन का जो परिमाण बनेगा वो दूरी के बराबर होगा। तो ऐसे में ओ से ए तक का जो मान होगा वो दूरी और विस्थापन में बराबर होगा। मतलब विस्थापन भी यहाँ 60 किलोमीटर होगा और दूरी भी यहाँ कितनी होगी, 60 किलोमीटर होगी। यहाँ पर आपको माप किलोमीटर में दी है, बट ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछे तो क्या लिखना है, आपको मीटर लिखना है। अब इसी प्रश्न को अलग तरीके से समझते हैं कि वो व्यक्ति ओ से ए पर गया और ए से बी पर आया। ठीक है, तो अब यहां बताओ दूरी कितनी हुई। तो पहले तो ओ से ए पर गया तो ये 25 और 35 60 चला गया। ठीक है, और फिर ए से बी पर आया तो 35 और जुड़ गया, तो ये हो गया 95 किलोमीटर, 95। क्लियर है। और विस्थापन बताओ, तो वो ओ से ए तक जाके बी पे आ गया, तो ओ से ए तक जाके बी पर आ गया। तो अब विस्थापन जब निकालते हैं तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु कौन है, ओ, अंतिम बिंदु बी, तो जो न्यूनतम दूरी इनके बीच की होगी वो कितनी होगी, 25 किलोमीटर होगी। ठीक है ना। तो यहां ये आपने समझ लिया कि ये एक केस ऐसा था जिसमें दूरी और विस्थापन बराबर आ गए थे, लेकिन यहां एक केस ऐसा हुआ जिसमें दूरी ज्यादा हो गई, विस्थापन कम हो गया। और उसका कारण क्या है कि विस्थापन जो है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। अब एक और केस ले लेते हैं कि ओ से ए पर गया और ए से वापस ओ पर आ गया। अब बताओ दूरी कितनी, ठीक है, अब बताइए दूरी कितनी। तो ओ से ए पर गया और ए से वापस ओ पर आ गया, तो ओ से ए पर गया और ए से वापस ओ पर आ गया, तो दूरी कितनी हुई,
25 धन 35, फिर वापस आने में फिर 35 और फिर 25, मतलब आपका ये कुल मिलाकर 60 जाना और 60 आना 120 किलोमीटर हो गया। और विस्थापन कितना हुआ बताइए जरा। चलिए विस्थापन के बारे में आप ही बता दीजिए कि विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन आप बता पाएंगे कि प्रारंभिक O से गया A पर और वापस O पे आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो एक ही है ना, तो विस्थापन कितना हुआ बच्चों, 0 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने ये बात यहाँ पर देखी कि दूरी जो है विस्थापन का परिमाण यहाँ दूरी के बराबर हो गया। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो विस्थापन का परिमाण है वो दूरी से कम भी रह सकता है, और फिर यहाँ देखा कि विस्थापन का परिमाण 0 हो गया जबकि दूरी कुछ न कुछ है। तो ये सारी बातें हमको आना चाहिए या हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम अभी कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया कि किस तरीके से जो दूरी है और जो विस्थापन है उसमें फर्क आता है और वो उसका मान कैसे निकालते हैं। जब भी दूरी आपसे पूछी जाए तो आप जस्ट जोड़ दीजिएगा, जितनी भी आपको दिया है सबको जोड़ दीजिएगा, और विस्थापन जब भी पूछा जाए तो उसमें देखिएगा कि प्रारंभिक बिंदु से और लास्ट वाला बिंदु कौन सा है, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम कहेंगे विस्थापन। और ध्यान रखिएगा कि दूरी जो है वो दूरी और विस्थापन दोनों को ही यहाँ पे आपने देखा होगा कि मीटर में मापा जाता है एसआई पद्धति में। आप किलोमीटर सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, पर एसआई पद्धति में दोनों को मीटर में मापा जाता है। एसआई पद्धति क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय मापन की पद्धति है जिसे दुनिया के सारे देशों ने स्वीकार कर रखा है, और इस मापन की पद्धति में दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर होता है। हम भी जानते हैं दूरी को मीटर में मापते हैं, है ना, तो वो एसआई पद्धति में इसका मात्रक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, दूरी जो है वो अदिश राशि है और जबकि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि विस्थापन में इस बात पे भी डिपेंड करता है ना कि वो देखो यहां से गया यहां वापस आ गया, तो आपने तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पकड़े, तो विस्थापन कौन सी राशि हुई, सदिश राशि हुई। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अपन बात करेंगे। जैसे एक उदाहरण और मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है ना, कि इसमें इस उदाहरण में आपको कुछ जानकारियां मुझे देना है। जैसे एक जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा रहा हूं। अभी दूरी और विस्थापन पर बात की थी, अब मैं आपके साथ में चाल और वेग पर बात करने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने एक कार पड़ी है और ये ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी कि कितनी है, 500 मीटर है। अब ये कार जो है ए से चलेगी और ए से चलकर देखिए कहां आती है, ये ए से चलकर कार आपकी आ जाएगी बी पर। तो आप देखते हैं कि ए से चलकर जब कार बी पर आती है तो बी पर आने के दौरान कार जो है वो 500 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो 500 मीटर उसने दूरी तय की, और हमने देखा कि ये जो 500 मीटर की दूरी तय करने में इस कार ने 5 सेकंड का समय लगाया। ठीक है, तो ए से बी के बीच की जो दूरी है वो तो 500 मीटर है, और कितनी देर लगी उसको, 5 सेकंड लगे। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि चाल बताओ। तो 500 मीटर की दूरी 5 सेकंड में की, उसकी चाल बताना है। चाल मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, क्योंकि जो प्रति सेकंड तय की गई दूरी है उसको चाल कहते हैं। किसी भी गाड़ी या मोटर या किसी वाहन की चाल अगर आपको निकालना है तो आप प्रति सेकंड उसने कितनी दूरी तय की वो निकालो। तो वैसे तो आप सब मैथ्स के इतने स्टूडेंट्स, आपने 8वीं कक्षा तक गणित पढ़ी है, तो आप बता देंगे कि 5 सेकंड में 500 मीटर, तो 1 सेकंड में 100 मीटर, है ना। तो ये बहुत आसान हो गया चाल निकालना, है ना। मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो गई, 500 मीटर, समय कितना है, 5 सेकंड, तो 500 में 5 का भाग लगाए तो चाल कितनी निकल के आ जाएगी, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपकी जो चाल है ये इसमें निकल के आएगी 100 मीटर प्रति सेकंड। कैसे, क्या किया आप लोगों ने कि ए से बी तक के बीच की दूरी 500 मीटर और समय लगा 5 सेकंड, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 500 बटे 5 और ये हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से आपने एक बात और नई पता कर ली। वो नई बात ये पता करी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब 1 सेकंड में या इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जब भी बेटा ऐसे परिभाषा बनाना ना, जैसे आपको कोई सूत्र दे दे और उससे परिभाषा बनाना, जैसे यहां पर एक दिया आपको कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इस समय को आप मन में 1 मान लीजिए। जैसे ही 1 होगा क्या हो जाएगा, दूरी और चाल आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां आपको कहना है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो फिर यहां पर आपका जो है 1 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, तो वो 500 मीटर, 5 सेकंड में 500 मीटर, तो 1 सेकंड में 100 मीटर।
ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, दूरी की जगह आपने लिखा 500 मीटर, समय की जगह लिखा 5 सेकंड, 500 से 5 काटा आपने आया 100, और मीटर बटे सेकंड है तो इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का ये एसआई पद्धति में मात्रक हो गया। देखिए दूरी का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, मीटर, ठीक है ना। दूरी और विस्थापन दोनों के लिए मीटर होता है, समय का सेकंड होता है तो मीटर बटे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल जो है वो हुई 100 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड जो है वो चाल का एसआई पद्धति में मात्रक है। अब हमने बात की थी कि चाल कौन सी, दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो दूरी जब अदिश राशि है तो चाल भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन अगर आप विस्थापन की बात करेंगे तो फिर आपको यह कहना पड़ेगा कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में इस तरीके से गति कर रही है। मतलब ये जो कार है ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में इस तरीके से जा रही है, आपको ये बताना पड़ेगा। अगर आप ये बता पाते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये अगर आपने ऐसा बता दिया कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रही है, तब आप बता पाएंगे विस्थापन के बारे में। मतलब फिर विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यह समझना है कि जब भी आप दिशा की बात करेंगे तो फिर आप जो है वो अगर आप दिशा की बात नहीं करते हैं तो आप चाल की बात करेंगे, और चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है, दूरी भी अदिश है। लेकिन अगर आप किसी निश्चित दिशा में जाएंगे तो निश्चित दिशा में चली गई अगर दूरी है ना, इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, तो उसको हम कहेंगे वेग। तो चाल जो है वो चली गई दूरी है, इकाई समय में चली गई दूरी चाल, और इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी जो है वो कहलाएगी वेग। तो ये फर्क आपको समझना पड़ेगा चाल और वेग में, है ना। मात्रक तो वही है, चाल का भी मीटर प्रति सेकंड और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग होता है, देखिए वेग को यहाँ दूरी की जगह लिख देंगे विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब यहाँ तो विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर ही है, तो वो भी 500 बटे 5 ही होगा, 100 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। विस्थापन भी 100 मीटर प्रति सेकंड आएगा, लेकिन वो कौन सी, सॉरी वेग, आपका वेग भी 100 मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्योंकि वेग बराबर हुआ विस्थापन बटे समय। तो यहाँ जो वेग आएगा वो 100 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा, लेकिन वो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, क्योंकि तब उसमें ये बताया हुआ रहेगा कि ये कार किस दिशा में चल रही है। तो यहां से हमको जो वेग का कॉन्सेप्ट है वो भी बन के आया। चाल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया कि चाल हमारे सामने ही निकाल दी हमने। और वेग में आप ध्यान रखिएगा कि निश्चित जो दिशा में जो आप निर्धारण करेंगे तो फिर आप चाल की बजाय वेग शब्द बोलेंगे। तो हमने जो बातें सीखी उन्हीं बातों पर हम आगे बढ़ते हैं कि जो चाल है उसकी परिभाषा, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो चाल क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए, कौन सी राशि है। तो आप बता पाएंगे कि वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अभी हमने उदाहरण लिया था इसका, हमने 1 सेकंड में चली गई दूरी निकाली थी। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब बेटा दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और दूरी कौन सी राशि है, अदिश, और चाल भी कौन सी राशि है, अदिश। तो ये कौन सी राशि हुई, चाल आपकी अदिश राशि है, ध्यान रखना बेटा। अभी आपके जो 8वां और 9वां चैप्टर जो एग्जाम में आने वाला है, तो उसमें तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एक तो दूरी का ध्यान रख लीजिएगा कि दूरी अदिश है ना। एक आप चाल का ध्यान रख लीजिएगा कि चाल कौन सी राशि है, अदिश है। तो जो आपकी जो विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, ये आपकी जो है वो सदिश राशियां हो जाएगी। तो आप बेटर होगा कि आप दो बातों को हमेशा ध्यान रखें कि चाल और आपका जो दूरी है वो अदिश राशि है, ठीक है। तो कभी मान लीजिए आपको क्लिक नहीं किया एग्जाम में, तो कम से कम इतना आप जरूर ध्यान रख पाएंगे कि ये दो अदिश है। उसके बाद में कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब वगैरह भी अदिश है। पर अभी आपके जो 2 चैप्टर आप अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वहां आपके पास में चाल और दूरी 2 ऐसी राशियां हैं जो अदिश है, और बाकी जो राशियां हैं जैसे उसमें विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, संवेग हुआ, ये सब सदिश राशियां हैं। तो ये चूंकि ये 2 चैप्टर के बारे में बात हो रही है, तो इसमें आप जरा ध्यान रखिएगा कि जो चाल है वो अदिश चाल, और जो आपका दूरी है वो अदिश है, और बाकी अभी आप थोड़ा आप कह लीजिएगा कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल सब सदिश राशियां। अब आपका औसत चाल कैसे निकालते हैं। चाल तो आपने कह दिया कि इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जो औसत चाल होती है वो होती है कि जो आपने औसत चाल में क्या होता है कि आपने जैसे अलग अलग
समय अंतराल में आपने अलग अलग दूरी तय की, तो औसत चाल क्या होगी? जैसे आपने कोई गाड़ी से आप गए तो कहीं रास्ता खराब है, तो रास्ता खराब है तो आपकी क्या होगी? चाल कम हो गई। मतलब आपने जो दूरी तय की उसमें ज्यादा टाइम लगा दिया। फिर आगे रास्ता अच्छा आ गया तो आपने उतनी दूरी में कम समय लगाया, तो आपकी चाल हो गई, बढ़ गई। तो फिर अगर मान लीजिए पूरे रास्ते की चाल निकालना हो, जैसे आप सपोज रतलाम से जावरा जाते हैं, तो रतलाम से जब जावरा जाते हैं तो बीच में मान लीजिए कोई मार्ग नामली तक मान लीजिए रास्ता थोड़ा खराब है, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि आपकी चाल कम हो जाएगी। लेकिन नामली के बाद रास्ता अच्छा है तो आपकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये मैंने उदाहरण दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि फिर ऐसे में औसत चाल क्या होगी? तो आप तो ये निकालिएगा कि जो टोटल जो दूरी तय की है, मतलब रतलाम से नामली होते हुए कुल जावरा तक जाने की जो दूरी है, उसमें कुल लगे हुए समय का आपको क्या करना है? भाग देना है, तो औसत चाल निकल जाएगी। मतलब वहां भी वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय ही है, लेकिन कुल दूरी बटे कुल समय आ जाएगा। ये यही देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, औसत चाल के लिए हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। बस केवल कुल कुल आगे लगाना है, कुल दूरी बटे कुल समय। हो गया क्लियर? अब मैं चाल की परिभाषा से आपको वेग की परिभाषा बताता हूं कि वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल की परिभाषा तो क्लियर हो गई। अगर एक निश्चित दिशा में चाल है तो उसको हम कहेंगे वेग। अब देखिए, वेग की परिभाषा में यहां से भी बना सकता, देखिए आप, वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। क्लियर है? और बहुत सरल लिखना हो तो एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में, अगर ये चाल एक निश्चित दिशा में, तो वो वेग है। क्लियर है? तो चाल की परिभाषा तो आपकी हो गई, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। और वेग के लिए लिखना हो तो आप चाल के ही लिख दीजिएगा, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। और जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है? दूरी अदिश तो चाल भी अदिश, विस्थापन सदिश तो वेग भी सदिश। जो चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, वही विस्थापन का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। क्यों? उसका कारण क्या है कि दूरी भी मीटर में मापी जाती है और विस्थापन भी मीटर में मापते हैं। तो ये मीटर बटे सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर बटे सेकंड तो ये मीटर प्रति सेकंड। लेकिन फर्क क्या आया कि ये निश्चित दिशा में है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन एक मजेदार फर्क और आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो ये आपने औसत चाल निकाली थी उसमें तो आपने कुल दूरी बटे कुल समय लिख दिया था, मतलब कुल कुल आगे लगा दिया था। लेकिन जब आप औसत वेग निकालते हैं तो ये ध्यान रखना कि जो औसत वेग होता है तो वो वेग का निर्धारण किससे होता है? विस्थापन से होता है। तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, है ना? तो ऐसे में जो वेग की गणना होती है उसमें आपको जब भी औसत वेग निकालना हो तो केवल दो ही वेग आपको पकड़ के चलना है, एक तो प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। क्यों? क्योंकि विस्थापन जो है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है। तो ऐसे में आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ के दो का भाग लगाना है। तो जब आप इनको जोड़कर दो का भाग लगा देंगे तो आप कहेंगे कि ये आपका औसत वेग निकल गया, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे दो, तो ये आपका औसत वेग निकलेगा। तो एग्जाम में हो सकता है कि जो एनुअल परीक्षा आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं चाल क्या है, इसका एसआई मात्रक, और जो है इसका ये कौन सी राशि अदिश है कि सदिश है, या औसत चाल किसे कहते हैं, या वेग किसे कहते हैं, या औसत वेग किसे कहते हैं। तो ये चार परिभाषाएं हैं। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट करके और आप लिख ली अपने पास में रख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ रहा हूं। ये तो महत्वपूर्ण है ही सब, चाल, औसत चाल, वेग, औसत वेग। अब इससे भी आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आपको लेकर आता हूं और बताता हूं, और एक जैसा बता दूंगा मैं, मतलब बिल्कुल आपको कोई अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट समझा उसी कॉन्सेप्ट को मैं बढ़ाता हूं आगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। तो दूरी और विस्थापन में आप जो अंतर लिखेंगे वो क्या होगा? तो अभी हमने कहा था कि दूरी जो है वो क्या है? दूरी के बारे में हमने बात की थी कि दूरी जो है वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई है, पथ की लंबाई है। और विस्थापन के बारे में क्या कहा था? विस्थापन के बारे में हमने कहा था कि जो वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम कहेंगे विस्थापन। तो यहां ध्यान से देखिए कि जो आपकी दूरी है, मैंने दोनों इसलिए खोल दिए हैं यहाँ पे अभी आपके लिए कि जो आपका जो दूरी और विस्थापन का जो अंतर है वही मैं वेग और चाल के अंतर में भी बता दूंगा, सारी की सारी बातें वैसी की वैसी। मतलब आपका 2 in 1 आंसर तैयार करवाने जा रहा हूं मैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, 2 in 1 आंसर है आपका, ठीक है ना?
तो देखिए अब हम बात कर रहे थे दूरी और विस्थापन में, तो वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये अपन ने भी सीखा था। और वस्तु के आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। हमने परिभाषा पढ़ी है अभी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है इसको आप देखिए ध्यान से कि दूरी एक अदिश राशि है और इसका देखिए अभी मात्रक मीटर है, इधर भी मात्रक मीटर है लिखा है। मैंने क्यों लिखा मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये तो अंतर हुआ नहीं, लेकिन अंतर तो यहाँ है ना। सेकंड पॉइंट में देखिए दूरी कौन सी राशि है? अदिश, विस्थापन सदिश। अब दूरी का मान क्या हो सकता है? तो दूरी धनात्मक होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो दूरी का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। अब यहाँ शून्य क्यों लिख दिया कि अगर आपने चले ही नहीं तो कोई दूरी नहीं, शून्य होगी, है ना। अब विस्थापन जो है वो क्या है? धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। विस्थापन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहां आपके अच्छा दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात हमने देखी थी अभी कुछ उदाहरणों में कि दूरी का मान जो है या तो विस्थापन के बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है। दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं होती। हमने देखा था कि एक सरल रेखा में जब ओ और ए के बीच की दूरी निकाली थी अपन ने तो वो विस्थापन के बराबर थी, लेकिन जब हम ओ से ए पर गए और ए से बी पर आए तो फिर दूरी जो है वो बढ़ गई और विस्थापन का परिमाण कम हो गया। तो ऐसे में जो विस्थापन है उसका मान कम हो गया था। तो ऐसे में हमने ये कहा कि इसका मान दूरी के बराबर या कम होता है। अब ये जो बातें आपने सीख ली, अगर ये चार बिंदु आपने अच्छे से सीख लिए तो आप अब नीचे देखिए चाल और वेग में अंतर। केवल पहला पॉइंट अलग है, बाकी तीन पॉइंट सेम है। देखिए आप चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो इसकी परिभाषा मैंने बता दी थी कि इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग के लिए आप क्या लिख सकते हैं? वेग के लिए लिख सकते हैं आपकी निश्चित दिशा में चली गई चाल को वेग कहते हैं, या यूं कह सकते हैं इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाएगा, ठीक है। दोनों के मात्रक तो सेम ही है। अब जैसे दूरी कौन सी राशि? पॉइंट नंबर 2 को देखिए, ऊपर का पॉइंट नंबर 2 देखिए और नीचे जो हमने बताया उसका भी पॉइंट नंबर 2 देखिए। तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए यह अदिश राशि है, यहां भी क्या लिखा है? यह अदिश राशि है। तो ऐसे में आपके जो दोनों पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के अंदर ये वाली जो बात है वो सेम आ रही है कि दूरी भी अदिश राशि है और चाल भी अदिश राशि है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दोनों अदिश हो गई। अब देखिए विस्थापन को देखिए, ये सदिश राशि है, तो यहां देखिए वेग को सदिश राशि, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका तीसरा पॉइंट देखिए, इसका मान धनात्मक या शून्य होता है। आप ये भी लिख सकते हैं इसका मान, क्योंकि आप जब शून्य के बारे में नहीं जाना चाहे तो आप धनात्मक भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मान धनात्मक है, यहां भी देखिए धनात्मक या शून्य। इसका मान धनात्मक ऋणात्मक या शून्य, यहां लिखा धनात्मक ऋणात्मक या शून्य। दूरी का मान विस्थापन के बराबर या अधिक होता है और चाल का मान वेग के बराबर या अधिक होता है। मतलब यहां जो बात आप इसके लिए कह रहे हैं दूरी और विस्थापन के लिए, वही बात आपको यहां चाल और वेग के लिए कहना। वेग में उल्टा कर दीजिएगा, इसका मान चाल के बराबर या कम होता है। तो आप देखिए पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 सेम है। केवल यहां परिभाषाएं लिखना है आपको, ये पॉइंट नंबर 1 में यहां पर, तो आपका ये काम हो जाएगा। अब आप कहेंगे आपने मात्रक क्यों लिखे? ये तो अंतर में नहीं है। जैसे दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का भी मीटर, या चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और वेग का मीटर प्रति सेकंड, यहां तो नहीं। तो देखिए मैंने यहां क्यों लिखा। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आता है कि चाल क्या है, इसका मात्रक लिखिए या कौन सी राशि है। तो आप चाल के बारे में पूरा डिटेल ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम। वो पूछ ले वेग क्या है, इसका मात्रक कौन सी राशि है, तो ये बातें आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको इसलिए मैंने यहाँ पर ये मात्रक लिख दिए है। मात्रक अंतर के बिंदु नहीं है, मात्रक समानता के बिंदु है, क्योंकि यहाँ भी मात्रक मीटर है, यहाँ भी मीटर है, दूरी और विस्थापन में। और चाल और वेग में ये मात्रक मीटर प्रति सेकंड है दोनों जगह। लेकिन हमने इसमें ट्रिक से अंतर समझ लिया कि पॉइंट नंबर 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 दोनों में क्या है? एक जैसे हैं, मतलब एक समान है। तो चलिए अब और आगे हम लेके जाते हैं इसको बात को। अब मैं आता हूं आपके पास में त्वरण को लेके कि त्वरण क्या चीज होती है। तो पहले मैं बताता हूं कि यहां आपको मैं त्वरण की परिभाषा नहीं बता रहा, मैं तो आपको सिंपली एक बात बता रहा हूं कि जैसे एक साइकिल वाला है ना, तो वो जो साइकिल वाला है उस शुरू का वेग, उसका जो उसका प्रारंभिक वेग है, याद रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे कि प्रारंभिक वेग कितना या इस तरह की जब भी हम बात करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रारंभिक वेग है उसको हम हमेशा u से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? u से दर्शाएंगे कि प्रारंभिक वेग को हम हमेशा व्यक्त करेंगे u से। तो u हमारा हो गया प्रारंभिक वेग और जो अंतिम वेग है उसको हम v से दर्शाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को हम v से दर्शाएंगे।
ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ी सी बातचीत कर रहा था कि हम प्रारंभिक वेग को किससे दर्शा रहे हैं, u से, और अंतिम वेग को हम दर्शा रहे हैं v से। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, अब जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि प्रारंभिक वेग को हमने u से दर्शाया है, तो जो यहां पर प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, वो स्टार्ट कर रहा है यहां से। 1 सेकंड बाद उसका वेग होता है 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड बाद उसका वेग हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, तो यहां 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब उसके बाद फिर 1 सेकंड बाद देखते हैं तो उसका वेग हो गया 18 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां कितना था, 0, यहां कितना हुआ 6, और यहां कितना हो गया 18। तो ये जो आपका वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो यहां तो वो 6 का हुआ है ना, 1 सेकंड में 6 का चेंज है, और यहाँ 1 सेकंड में 12 का चेंज है। तो ये जो त्वरण आ रहा है, इसमें वेग जो बढ़ रहा है वो असमान त्वरण, मतलब जो वेग में परिवर्तन की दर है वो असमान है। मतलब यहां देखिए वेग में परिवर्तन 6 का हुआ 1 सेकंड में, और यहां परिवर्तन 12 का हुआ 1 सेकंड में, तो ये है असमान त्वरण। कि यदि समान समय में, जैसे यहां पर आपने देखिए समान समय में अगर आप गणना करना चाहें या देखना चाहें, और वेग में जो परिवर्तन है वो असमान हो, तो हम कहेंगे असमान त्वरण। ठीक है, तो हम क्लियर हो गई मेरी बात कि ये असमान त्वरण का मतलब क्या हुआ। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन और लिए गए समय का अनुपात, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब कितने समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ उसको हम बोलते हैं त्वरण। तो फिर ऐसे में जो आपका यहां त्वरण की बात आप कर रहे हैं, तो ये असमान त्वरण है, क्योंकि वेग में जो समय के साथ परिवर्तन है वो असमान है। लेकिन यहां देखिए सेकंड एग्जांपल में देखिए, प्रारंभिक वेग कितना है 0, 1 सेकंड बाद 6, फिर 1 सेकंड बाद 12 हुआ, तो मतलब 6 से 12 हुआ तो कितना अंतर है 6 का। 0 से 6 कितना अंतर है 6 का। मतलब वेग में जो परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, समान रूप से बदल रहा है। वेग में परिवर्तन जो है वो समान रूप से बदल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वेग में परिवर्तन की जो दर है वो समान है, मतलब हर एक सेकंड में वो 6 मीटर प्रति सेकंड जो है चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक समान त्वरण है। ठीक है ना, कौन सा त्वरण है ये, एक समान त्वरण है। तो मतलब त्वरण क्या होता है, त्वरण जो है वो बोलता है वेग में परिवर्तन और लिए गए समय का अनुपात। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको मंदन के बारे में भी बता देता हूं कि मंदन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये तो क्या हुआ, आपने देखा कि वेग बढ़ रहा है, तो अगर समय के साथ वेग बढ़ता है वस्तु का तो उसको हम बोलते हैं त्वरण, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और अगर समय के साथ वेग घटेगा, मतलब जैसे पहले ज्यादा था और बाद में कम हो जाए, तो फिर इसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, और इसी को बोलते हैं मंदन। तो मंदन क्या हुआ, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मतलब अगर वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको तो हम त्वरण कहते हैं, और जो त्वरण है वही धनात्मक त्वरण है। अगर आपको केवल त्वरण लिखा है तो आप समझ जाइए धनात्मक त्वरण के बारे में बात की गई, और ऋणात्मक त्वरण अगर हुआ तो उसको हम कहेंगे मंदन। अब मंदन समझे आप, यहाँ पे ये जो हो रहा है दोनों उदाहरणों में त्वरण हो रहा है, एक असमान त्वरण है एक समान त्वरण है। लेकिन जो मंदन होता है उसमें क्या होगा कि ये जो यहाँ वेग बढ़ रहा है तो इसको त्वरण बोल रहे हैं, लेकिन समय के साथ अगर वेग घटे, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रारंभिक वेग 12 हो और बाद में 6 हो जाए, तो हम कहेंगे मंदन हो रहा है, मतलब ब्रेक लग रहा है। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को हम कहते हैं मंदन। तो ऋणात्मक त्वरण हमारा हुआ मंदन। आगे बढ़े, तो त्वरण के बारे में हमने जो बात समझी वो ये है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, तो जो त्वरण होता है वो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर होती है, मतलब समय के साथ वस्तु का जो वेग बदलता रहता है तो उसको हम कहते हैं त्वरण। ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, परिभाषा वगैरह, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो जब भी आप किसी संख्या में समय का भाग लगाते हैं तो हम कहते हैं उसकी दर है। तो दर शब्द तब आता है जब समय का भाग लग रहा होता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर का मतलब है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, और वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो है आपकी कहलाएगी त्वरण।
ठीक है। तो त्वरण हुआ वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, और चूंकि वेग आप जानते हैं सदिश राशि है, तो त्वरण भी आपकी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब इसके मात्रक के बारे में एक बात बताता हूं आपको। वेग का क्या मात्रक था, अभी आपने सीखा वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वेग और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड अभी देखा हमने। तो इसका देखिए मैं इसका मात्रक निकाल रहा हूं त्वरण का, तो वेग का तो हो गया मीटर प्रति सेकंड, और बटे लिया गया समय लिखा दिए भी हो गया सेकंड। तो यहां लिखा ऊपर हुआ मीटर प्रति सेकंड और नीचे भी हुआ सेकंड, तो हो गया मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो त्वरण का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड वर्ग, और त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और अगर आपको यहां से मंदन के बारे में पूछ ले तो आपको एक लाइन में लिखना है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ठीक है। यही वो भी सदिश राशि है, उसका भी मात्रक यही है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक लाइन आपकी बढ़ेगी कि जो ऋणात्मक त्वरण होता है वो मंदन कहलाता है। मतलब त्वरण कब होता है, धनात्मक त्वरण कब होता है, जब वेग मतलब वेग की दिशा में हो, मतलब वो बढ़ रहा हो। और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग के विपरीत दिशा में हो, मतलब क्या हो कि वेग क्या हो रहा हो, घट रहा हो। तो जब वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण, और जब वेग घट रहा हो तो हम कहेंगे ऋणात्मक त्वरण, और उसको हम कहते हैं मंदन। तो परिभाषा मंदन की आप सिंपली इतनी बना लीजिएगा कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, बस, ठीक है। तो क्या परिभाषा बनेगी, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, और उसके एसआई मात्रक और जो सदिश राशि है वो दोनों आप यहां से लिख सकते हैं। तो चलिए और त्वरण के बारे में कुछ बात बता देता हूं, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। कि मैंने अभी जैसा कि आपको बताया था कि जो एक वस्तु है, कोई भी वस्तु हम लेंगे तो उसमें, क्योंकि मैं अब आपको गति के समीकरण सिखाने जा रहा हूं, तो गति के समीकरण थोड़ा टफ भी पड़ते हैं आपको, तो आप अच्छे से जरा धैर्य पूर्वक उसको सीख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से ये समझ में आएंगे। तो जो जब भी आप किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग की बात करें, तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि प्रारंभिक वेग को आपको हमेशा क्या बोलना है, u बोलना है। और मान लीजिए t समय में उसका वेग बढ़ के u से v हो गया, ठीक है। तो वेग कितना हुआ, t समय में बढ़ के u से क्या हो गया, v हो गया। अब आपको मालूम है त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो यहां मेरे को त्वरण बताइए कितना हुआ। तो देखिए ध्यान से देखना, प्रारंभिक वेग है u, t समय बाद वेग है v, तो बाद का वेग है v, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो बाद वाले वेग में से पहले वाले वेग को घटाना है, तो ये हो गया v माइनस यू। ये देखिए वेग में परिवर्तन, और बटे लिया गया समय, तो ये हो गया t। अब ये समझ रहे हैं आप वेग में परिवर्तन का मतलब, जैसे मान लो शुरू का आपका वेग था 6 मीटर प्रति सेकंड, है ना, बाद में बढ़ के हो गया वो 18 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना परिवर्तन हुआ, 6 का 18 हुआ है, परिवर्तन कितना हुआ 12, मतलब 18 में से 6 को आपने घटाया ना। तो फिर यहां भी आप देखिए प्रारंभिक वेग कितना है u, t समय बाद कितना है v, तो अंतर कितना हुआ v माइनस यू। तो ये v माइनस यू वेग में परिवर्तन है, और लिया गया समय कितना है t है, तो ये लिया गया समय हो गया t। तो जो आपका त्वरण है वो हो जाएगा a बराबर v माइनस यू अपान टी। तो किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग आपको u मानना है, और t समय बाद उसका वेग अगर u से बढ़ के v हो गया, तो त्वरण हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन हुआ v माइनस यू, और लिया गया समय आपका हो गया t, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपान टी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये v माइनस यू अपान टी हो गया। तो ये आपका हो गया वेग में परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात, तो ये हो गया v माइनस यू अपान टी। तो किसी भी वस्तु का अगर प्रारंभिक वेग आपको मानना है तो हमेशा u माने, t समय बाद उसके वेग को मानना हो तो v माने, और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन आपका हो गया पहले का शुरुआत में वेग u है, बाद में वेग v है, तो जो वेग में परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया, v माइनस यू हो गया, और जो लिया गया समय है वो क्या हो गया, t हो गया। तो त्वरण आपका हो जाएगा v माइनस यू अपान टी, ठीक है। और ये जो v माइनस यू अपान टी हुआ, इसमें आपको ये बताना है कि त्वरण कौन सी राशि है, तो हम कहेंगे त्वरण एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक हमने निकाला था अभी कि वेग में परिवर्तन, तो वेग का हो गया मीटर प्रति सेकंड, और लिया गया समय का सेकंड हो गया, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका किसका मात्रक हुआ, ये आपके त्वरण का मात्रक हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करेंगे थोड़ी सी।
अब हम आगे बढ़कर बात करेंगे गति के समीकरणों का, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। त्वरण भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने दूरी और विस्थापन में अंतर बताया और वेग और चाल में, वो ट्रिकी तरीके से आप दूरी और विस्थापन को कर लीजिए, वेग और चाल तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब मैं वार्षिक परीक्षा के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर आ रहा हूं, और वो प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रश्न है वो जो हमारा प्रश्न है वो है अब हमारा वो जो प्रश्न बनकर आएगा वो है कि गति के समीकरणों के बारे में। तो चलिए गति के समीकरणों पर हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और गति का पहला समीकरण हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको सिखा रहा हूं जो आप स्थायी रूप से गति के तीनों समीकरणों में लिखेंगे। मतलब कई बार क्या होता है कि जो गति के समीकरण हम लिखते हैं तो उसमें आपको ये तकलीफ आती है कि सर हमको वो थ्योरी ऊपर जो लाइनें लिखी रहती है वो लिखते नहीं आती, प्रश्न तो हम हल कर लेते हैं। तो मैं आपको आज वो ट्रिक बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ उसको कैसे लिखना है। और दूसरी बात मैं आपको ये सिखाऊंगा कि गति के तीनों समीकरणों में लाइनें बदलना ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाली बात देखिए कि माना कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सरल रेखा में यहां से चली और ये t समय बाद इसका वेग u से क्या हो गया, v हो गया। देखिए और सरल रेखा में किधर चल रही है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है तो इस तरफ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ये भी लिखते हैं कि माना कोई वस्तु एक सरल रेखा में x अक्ष की धनात्मक दिशा में चल रही है। अगर आप यहाँ नहीं लिख पाए तो यहाँ लिख दीजिएगा x अक्ष, ठीक है, चित्र में, तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में चल रही है। तो थ्योरी में आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वस्तु सरल रेखा में चल रही है, उसका प्रारंभिक वेग u है, ये प्रारंभिक वेग u, t समय बाद उसका वेग v हो गया, v हो गया। और वस्तु का त्वरण कितना है, तो त्वरण अभी हमने बात की थी कि त्वरण को a से व्यक्त करते हैं, तो एक्सेलरेशन तो त्वरण है, तो a बोल देना। और वस्तु का विस्थापन कितना है, तो यहां से यहां तक के बीच की जो आपकी न्यूनतम दूरी है वो s है, तो ये आपका हो जाएगा वस्तु का विस्थापन। ये जो 2.5 लाइन मैंने आपको यहां लिखी है ये तीनों समीकरणों में लिखना है, इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं लिखना है तीनों समीकरणों में, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, यही 2.5 लाइन सब जगह लिखना है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको एक जैसा बना दिया है ना, ताकि तीनों जगह आप एक जैसे ही लिख के आप मेंटली थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। चित्र भी तीनों समीकरणों में यही वाला बनाना है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको इससे आगे बढ़ते हैं। तो पहले समीकरण पे हम लोग बात करेंगे, और पहले समीकरण पर जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये आपका एक वस्तु सरल रेखा में x अक्ष की धनात्मक दिशा में चल रही है और प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, विस्थापन जो है वो s है और त्वरण क्या है उसका a है। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ये 2.5 लाइन तो आपको सब में लिखना ही है तीनों समीकरणों में, लेकिन समीकरण कैसे बनते हैं तो याद रखिएगा, जो गति का पहला समीकरण बनेगा वो त्वरण से बनेगा। किससे बनेगा, त्वरण से बनेगा, जिसको मैंने अभी हाल आपको सिखाया था, और वहीं से आप शुरू कर दीजिएगा त्वरण से। तो याद रखेंगे गति का पहला समीकरण त्वरण से आएगा, और 2.5 लाइन तीनों समीकरणों में लिखना है, ये चित्र तीनों समीकरणों में बनेगा। तो गति का जो पहला समीकरण है वो त्वरण से आएगा, और त्वरण क्या होता है बेटा, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। मतलब क्या हुआ, आपको परिभाषा बता रखी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण हो गया वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। अब आपका देखिए त्वरण को हम काई से व्यक्त करते हैं, a से, याद रखिएगा त्वरण को किससे व्यक्त किया जाता है, a से, है ना, तो ये a हो गया। अब वेग में परिवर्तन अभी हाल मैंने आपको सिखाया कि प्रारंभिक वेग u है, बाद का वेग v है, तो परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस u, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसका पहला शुरुआती वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है और बाद में उसका जो वेग है वो 18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप कहोगे 18 में से 6 को घटा लो तो 12 होगा। तो ये यहाँ भी वही बात हो रही है कि प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग यहाँ है u, और जो t समय बाद वेग है वो कितना है, v है, तो फिर v में से u को क्या करना है, माइनस करना है ना, तो ये वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। बटे समयांतर को क्या लिखेंगे अपन, t लिखेंगे, तो त्वरण a बराबर हो जाएगा v माइनस u अपान t, क्रॉस गुणा कर दीजिए बेटा, तो AT हो जाएगा AT बराबर v माइनस यू। ओके, बन गया पहला समीकरण। आप चाहो तो इसी को पहला समीकरण लिख दीजिएगा, और नहीं तो थोड़ा सा मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि माइनस के u को इधर ले आइए, तो ये प्लस का u हो जाएगा, तो ये बच जाएगा v बराबर u प्लस AT। क्लियर हुई मेरी बात, तो ये गति का आपका पहला समीकरण बन गया, जरा सा 3 लाइन का है,
देखिए माइनस का u इधर आया तो ये प्लस का u बन गया, तो ये देखिए u प्लस एटी हो गया, और ये हो गया v बराबर u प्लस एटी। ये है आपका गति का पहला समीकरण, और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत इजी है, और मैंने आपको कुछ बातें यहाँ बेसिक बातें सिखा दी। एक तो 2.5 लाइन ऊपर की आपको हर प्रश्न के अंदर लिखना रहती है। अगर बाय द वे ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूं कि आप ये 2.5 लाइन भी भूल गए ऊपर, तो आपको ये याद रखना है कि जो गति का पहला समीकरण है वो त्वरण से शुरू होता है। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। आप यहाँ लिख दीजिएगा u v s। अब आपको ये याद आ जाएगा कि वेग में परिवर्तन हुआ v माइनस यू, समय हुआ t, और त्वरण को लिखना a। अब यहीं से आप ऊपर की लाइनें लिख देना कि माना एक वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, उसका प्रारंभिक वेग u है ना, ये यहीं से तो हो गया आपका, और t समय बाद उसका वेग v हो गया। देखिए प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद वेग v हो गया, और त्वरण a है। विस्थापन तो इसलिए लिख दिया कि बाद की दो समीकरणों में विस्थापन भी आएगा, तो मैं सोच रहा हूं तीनों में एक जैसा ही कर लें तो झंझट ही खत्म हो जाएगी, चित्र भी और लाइनें भी। लेकिन आपको यहां मैंने एक बात बताई कि अगर आप ये भी नहीं लिख पाते हैं तो आप और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप ऐसा लिखना, माना कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद देखने पर पता चलता है कि वस्तु का वेग u से v हो गया है ना, या यूं लिख देना प्रारंभिक वेग u है, समय t है, अंतिम वेग v है, त्वरण a है। फ्लैट फ्लैट भी लिख सकते हैं आप, है ना, आपको ऐसा वैसा ऐसे घुमावदार लाइनें लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे लिखना कि वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, प्रारंभिक वेग बराबर u, समय बराबर t, अंतिम वेग बराबर v, त्वरण बराबर ये वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। ए लिख देना त्वरण की जगह, और ये वेग में परिवर्तन v माइनस यू, समय की जगह हो गया t, तो a बराबर हो गया v माइनस यू अपान टी, क्रॉस गुणा कर दीजिए, हो जाएगा at बराबर v माइनस यू, और u को इधर ले आइए तो u प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस at, और ये बचा v बराबर u प्लस at। तो ये आपका हो जाएगा गति का पहला समीकरण, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये गति का आपका पहला समीकरण हो गया, और अब मैं दूसरे समीकरण में भी ये 2.5 लाइनें सेम रखूंगा, चित्र सेम रखूंगा। अब मैंने आपको जो बात बताई है वो ये है कि जो गति का पहला समीकरण है वो त्वरण से निकलेगा। याद रखना किससे निकलेगा, वो त्वरण से निकलेगा, और त्वरण का सूत्र आप याद करना वेग में परिवर्तन बटे समयांतर या समय अंतराल, तो आपका ये हो जाएगा। तो पहला समीकरण त्वरण के सूत्र से, 2.5 लाइन ऊपर, चित्र वैसा का वैसा। और दूसरी बात यह है कि एक हमेशा याद रखिएगा कि जो समीकरण है उसको फाइनली आपको याद रखना है। जो लास्ट देखिए बॉक्स में जो बनी हुई ना v बराबर u प्लस एटी, इसको आपको याद करना है ना। तो कभी आप गड़बड़ा भी गए मान लो, तो आप देखिए गड़बड़ाने पर मैं आपको बात बताता हूँ। आपको अगर ये याद है कि v बराबर u प्लस एटी, तो देखिए एटी को रोक लो आप, तो ये हो जाएगा v माइनस यू। ये देखिए एटी बराबर v माइनस यू, अब टी का भाग लगा दो तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान टी। तो ये यहां से यूं भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि वहां से वहां आ सकते हो, यहां से वहां जा सकते हो, लेकिन फाइनली ये जरूर याद रखना है क्योंकि आगे के समीकरणों में ये काम आएगा। तो गति के तीनों समीकरण आपको मुंह जबानी भी याद होना चाहिए। तो ये v इजिकल टू यू प्लस एटी आप अवश्य याद रखें, ठीक है। और साथ में जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उनसे आप इन चीजों को समझे। चलिए अब दूसरा समीकरण लेते हैं। अब गति के दूसरे समीकरण देख लीजिए, वो चीजें मैंने सेम कर दी है, मतलब वो उन पे से मैंने अपनी बात खत्म ही नहीं, मतलब वैसा का वैसे ही रखा है कि वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद वेग v है, त्वरण है, विस्थापन है, ऐसे ये मैंने सब वैसे ही, चित्र भी वैसा का वैसा ही बना दिया है। अब ये वाला जो दूसरा समीकरण है ये कहां से शुरू होगा, ये याद रखिएगा। ये शुरू होगा इस विस्थापन से, या यूं कहें कि चूंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में हम गति की बात कर रहे हैं, तो ये आप इसको t समय में चली गई दूरी भी बोल सकते हैं। तो आपका जो यहाँ विस्थापन है उसी से शुरू होगा। तो आपका जो वस्तु द्वारा जो t समय में चली गई दूरी, या यूं कहें कि ये जो विस्थापन है इसको वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी में क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रही है। आप चाहें तो यहाँ विस्थापन लिख दीजिएगा, डायरेक्ट विस्थापन, इतना सब न लिखते हुए आप लिख दीजिएगा वस्तु का विस्थापन, तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब दूरी क्या होती है, तो अभी हमने बात की थी कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो फिर दूरी क्या हुई, देखिए ध्यान से समझिए, सोचिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब आपको दूरी निकालना होगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, चाल में समय का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए यहां पर भी वही हुआ है, दूरी निकाली है, तो ये चूंकि t समय में यहाँ एक्स की धनात्मक दिशा में मानी इसलिए मैंने दूरी लिख दिया है। आप चाहें तो विस्थापन लिखिएगा सीधे सीधे इसको यहाँ पे, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होती दूरी, ये होती चाल गुणित समय, तो यहां हो जाएगा
औसत वेग गुणित समय अंतराल, क्योंकि यहां आप विस्थापन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? विस्थापन, वस्तु का विस्थापन निकाल रहे हैं। ठीक है, और मैंने वो जो आपको जो इसमें बारीक बात है वो बता दी कि आप यहाँ इसको t समय में चली गई दूरी क्यों लिख पाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वस्तु x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रही है, तो फिर ऐसे में विस्थापन का जो परिमाण है वो दूरी के बराबर होता है। तो वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी, या यहाँ लिख दीजिएगा वस्तु का विस्थापन, तो ये हो जाएगा s। और विस्थापन आप जानते हैं, तो दूरी का सूत्र मन में रखिएगा, चाल गुणित समय। तो विस्थापन के लिए आप क्या लिखेंगे फिर? अब औसत वेग गुणित समय अंतराल। औसत वेग क्यों लिखते हैं? क्योंकि अभी औसत वेग में मैंने आपको सिखाया था कि उसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ के दो का भाग लगाते हैं। तो जैसे वस्तु ने यहां से चलना शुरू किया है ना, तो यहाँ प्रारंभिक वेग u है और यहाँ उसका अंतिम वेग क्या है? v है। लेकिन यहाँ पर ना u है ना v है, यहाँ पर भी ना u है ना v है, ना यहाँ पर भी ना u है ना v है। तो ऐसे में अगर आपको वेग लिखना है तो आप वेग नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा औसत वेग। और औसत वेग कैसे निकालते हैं? मैंने अभी आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले कि प्रारंभिक और अंतिम वेग को जोड़कर दो का भाग लगाना है, तो ये दो का भाग लगा दिया। और गुणित समय अंतराल, तो ये हो गया t। अब आप यहां तक आ गए, s बराबर u धन v बटे 2 गुणा t। अब यहां से एक मजेदार बात बताता हूं। अब गणित शुरू हो गया, अब आपका विज्ञान खत्म हो गया। अब जिसको गणित आती है वो कर लेगा इसको, है ना। मतलब विज्ञान इतना ही है कि हमको विस्थापन से शुरू करना है, या टी समय में चली गई दूरी से शुरू करना है निश्चित दिशा में, है ना, मतलब x अक्ष की धनात्मक दिशा में, और उसको औसत वेग गुणित समय अंतराल लिख के और ये लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए v दिख रहा है आपको, v, और v आपने अभी हाल गति के पहले समीकरण में निकाला था। तो गति के पहले समीकरण से आपको किसका मान लिखना है? तो गति के पहले समीकरण से आप v का मान लिख दीजिए। तो v क्या है? देखिए गति के पहले समीकरण v क्या है? गति के पहले समीकरण में आपका जो v है वो क्या है? वो है u प्लस ए टी। तो v की जगह आप यहां पर u प्लस ए टी लिखेंगे, तो लिख दीजिए v की जगह u प्लस ए टी। तो ये आपका v की जगह आपने लिखा है u प्लस ए टी। तो अब आपका मैं लिखने जा रहा हूं v की जगह u प्लस ए टी। तो देखिए आप ये v की जगह u प्लस ए टी लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा s बराबर, ये देखिए u तो है ना, और प्लस v की जगह आपने लिख दिया u प्लस ए टी। मतलब u को u ही रहने देना, प्लस v की जगह आपने लिख दिया u प्लस ए टी और अपान 2, ठीक है, और गुणित हो गया t। अब आप ध्यान से देखिए इसको, ये आपका देखिए फिर से देख लीजिएगा, s की जगह s है, बराबर की जगह बराबर है, u की जगह u है, और v की जगह है u प्लस ए टी। ठीक है, ये देखिए v की जगह लिखा है u प्लस ए टी, ये u तो ये u है ही, लेकिन इस v की जगह लिखा है u प्लस ए टी और बटे हुआ 2, गुणा हो गया t। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब मैंने कहा इसमें विज्ञान तो खत्म हो गया है ना, तो अब आपको आगे क्या दिखाई दे रहा है? आप आगे लिख सकते हैं कि देखिए ये u और u को जोड़िए आप, क्योंकि अब आपको यही दिख रहा है कि u और u जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया 2u प्लस ए टी अपान 2 गुणा t हो जाएगा। ठीक है ना, बस इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको क्या कहा कि विज्ञान तो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे गति के पहले समीकरण से v का मान रखना है, तो ये तो गणित हो गई, ये v का आपने उठा के यहाँ मान रख दिया u प्लस ए टी। अब u और u को जोड़ा तो ये 2u हो गया, देखिए आप, तो अब आप इसको लिख दीजिए 2u प्लस ए टी। क्या लिखा आपने? u में u को जोड़ा तो हो गया 2u प्लस ए टी अपान 2 गुणा t। अब ध्यान से देखिए, ये 2u में 2 का भाग लगेगा और फिर 80 में भी 2 का लगेगा, अलग अलग कर दें इसको। तो 2u में 2 का भाग लगेगा तो क्या बच जाएगा u, और 80 में 2 का लगेगा तो ये बच जाएगा 80 बटे 2। तो ये देखिए क्या हो गया, यहाँ देखिए मैंने कर भी दिया इसको आपके लिए। चलिए, तो मैंने जो आपके लिए किया है उसको देख लेते हैं अपन। तो आपने क्या कहा कि देखिए 2u में 2 का भाग लगा, तो 2u में 2 का भाग लगा तो क्या हो जाएगा? u हो जाएगा, और 80 में 2 का भाग लगा तो 80 बटे 2 और गुणा हो गया t। अब इस t का अंदर गुणा कर दीजिए आप, तो u में t का करेंगे तो ut हो जाएगा धन 1 बटे 2, और 80 में t का गुणा करेंगे तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका जो है गति का आपका कौन सा समीकरण आ जाएगा? ये आपका गति का दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो गया। तो क्या किया हमने दूसरे समीकरण में? हमने दूसरे समीकरण में ये बात सीखी कि जब भी आपको इस तरीके से दूसरे समीकरण में आपको शुरू कहां से करना है, तो वस्तु के विस्थापन से शुरू करना है, या t समय में इस x अक्ष की धनात्मक दिशा में चली गई दूरी से शुरू करना है। और विस्थापन के लिए लिखेंगे आप औसत वेग गुणित समय अंतराल, s लिख देंगे, औसत वेग को u धन v बटे 2 लिख देंगे, समय अंतराल को आप लिख देंगे t, और फिर गति के पहले समीकरण से v का मान भर दीजिएगा, और उसके बाद सिंपल गणित हल करना है। u में u को जोड़ा तो 2u हो जाएगा धन 80 बटे 2 गुणा t, और एक के बटा एक कर दीजिए, तो 2u के बटा 2 करेंगे तो u बच जाएगा, और 80 के बटा 2 करेंगे तो 80 बटे 2 रहेगा।
गुणा हो गया टी, और यू और टी का अंदर आप गुणा कर दीजिए, तो यू में टी का गुणा यूटी धन 1/2 एटी में टी का गुणा, तो ये हो जाएगा एटी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा गति का दूसरा समीकरण। तो हमने ये इस तरीके से हमारे ये गति के दोनों समीकरणों को अभी तक समझ लिया। गति का पहला समीकरण जो हमने निकाला था वो निकाला था हमने त्वरण से, और गति का दूसरा समीकरण हमने निकाला है विस्थापन से, या वस्तु द्वारा टी समय में एक अक्ष की धनात्मक दिशा में चली गई दूरी से। तो ये औसत वेग गुणित समय अंतराल हुआ, और उसके बाद आपने इसको निकाल लिया। तो ये दो समीकरण आपके हो गए। अब मैं तीसरे समीकरण पर ले जाता हूं, और तीसरे समीकरण के लिए मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपको विज्ञान नहीं पढ़ना है, गणित ही करना है। मतलब तीसरे समीकरण में गणित की सहायता से हम इसको कर लेंगे। केवल आपको पहला और दूसरा समीकरण याद होना चाहिए। तो मैंने भी आपको कहा था कि आपको तीनों समीकरणों के जो फाइनल सूत्र आते हैं वो याद करना है। जैसे यहाँ पर दिखे भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहले का क्या है, v बराबर यू धन एटी। दूसरे का क्या है, s बराबर यूटी धन 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इन दो की मदद से तीसरा निकालना है। सिंपल सी बात है। तो चित्र वही है, ढाई लाइन वही रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो गति का तीसरा समीकरण, तो मैंने भी आपसे कहा था कि ढाई लाइन वही रखना है तीनों समीकरणों में, है ना। आप स्क्रीनशॉट भी आपने कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हो तो मैं शुरू से एक बार आपको स्क्रीनशॉट भी करवा दूंगा। तो देखिए ये तीसरा समीकरण स्टार्ट हुआ, पहला समीकरण आपके पास है, दूसरा आपके पास है। ठीक है, और ये ढाई लाइन आपकी वैसी की वैसी है। अब मैं आपको इसका एक बड़ा मजेदार अंदाज सिखाता हूं इसका तीसरा समीकरण निकालने का। मतलब आपको बहुत आसानी से तीसरा समीकरण आप निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है कि जो गति का पहला समीकरण है उसको लिखना है। ठीक है, v बराबर यू प्लस एटी लिख दिया। अब आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, वर्ग कर दीजिए। मतलब तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां गलती मत कर दीजिएगा। जब आपसे वर्ग करने के लिए कहा गया है तो आप यहां ध्यान रखिएगा कि जो आपको वर्ग करना है वो वर्ग आपको गति के पहले समीकरण में u प्लस एटी का पूरे का वर्ग करना है। तो जब आप वर्ग करेंगे तो देखिए v का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ u प्लस एटी का पूर्ण वर्ग होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो v स्क्वायर हो गया ये v का स्क्वायर, और u प्लस एटी का पूरे का वर्ग हो गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो गया। मतलब यहाँ अलग अलग मत कर दीजिएगा कि u स्क्वायर और एटी ए स्क्वायर टी स्क्वायर या एटी का स्क्वायर, ये पहले होल स्क्वायर है। अब आप इस होल स्क्वायर को खोलना। ठीक है, तो आपने गणित में इसको खोलना सीखा होगा, तो आप उसी तरीके से यहाँ पर खोलेंगे इसको। क्लियर है, तो चलिए इसको खोलते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू है, देखिए ये पूरे का स्क्वायर है u प्लस एटी का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, a धन b के स्क्वायर से इसको खोलना है। तो a प्लस बी का पूर्ण वर्ग खोल दीजिए, तो वो क्या होता है आपको पता है। तो a प्लस बी का पूर्ण वर्ग आपने यहां खोला, तो ये देखिए क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहां पर आपने इसको खोल दिया है, तो ये हो गया u स्क्वायर पहली का स्क्वायर धन 2 गुणा पहली गुणित दूसरी, तो 2u80 धन दूसरी का वर्ग a स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a कौन है, u, तो u का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब u में एटी का गुणा कर दो तो 2aut हो गया धन b स्क्वायर। तो एटी का पूरे का वर्ग करना है, तो हो गया a स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आपको यहां क्या करना है, जो मैंने आपको सिखाया है वो ध्यान रखना है कि गति के पहले समीकरण को आपको लेना है। गति का पहले समीकरण का आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, और वर्ग करके उस वर्ग को खोल देना है। ये खोल दिया आपने। अब जो आपका तीसरा समीकरण है, अगर आपको यहां पर याद होगा तब तो आप बहुत आसानी से यहां ये दिमाग में रख पाएंगे कि अब मेरे को यहां पे कॉमन क्या लेना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आपको यहां पर मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना है। तो जैसा आपने सीखा है वो यही कि गति का पहला समीकरण लिया, उसका वर्ग किया, वर्ग करके a प्लस बी के होल स्क्वायर से उसको खोल दिया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया है। क्लियर है। और अब उसके बाद में आपने इसको आगे बढ़ाना है। तो चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब आप क्या करिएगा, देखिए 2a कॉमन ले लीजिए यहां से। एक्चुअल क्या है, 2a क्यों कॉमन लिया, गति का जो तीसरा समीकरण है वो फाइनली आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वो अगर आपको याद होगा ना तो आपको पता चल जाएगा यहां से 2a कॉमन लेना। अब कॉमन लेने का मतलब समझाता हूं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के मन में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि जो भी संख्या आप कॉमन लेते हैं, जो भी संख्या आप कॉमन लेते हैं तो वो कॉमन यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, आप कहेंगे यहाँ तो 2 है ही नहीं, मैं कैसे कॉमन लूं। तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि वो जो संख्या है उसमें उसका भाग लगाना। तो यहां जब आप 2a कॉमन लेते हैं तो इस संख्या और इस संख्या दोनों में 2a का क्या करना है, भाग लगाना है। तो ऐसे में ये 2aut धन a स्क्वायर टी स्क्वायर में 2a का भाग लगेगा। कॉमन लेने का मतलब ये है।
तो अब आपने 2a कॉमन लिया, तो इस संख्या में 2u_at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर में 2a का क्या हुआ, भाग लगा। अब एक एक में भाग लगा कर देखिए अब क्या होगा। तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और देखिए यहां भाग लगाया तो 2a से 2a कटेगा, तो यहां से क्या बचेगा, ut, ये ut बच गया। अब यहां देखिए a स्क्वायर t स्क्वायर में 2a का भाग लगा तो a स्क्वायर से एक a कट जाएगा, तो ये बच जाएगा at स्क्वायर बटे 2। देखिए फिर से 2u_at में 2a का भाग 2a से 2a कट गया, ut बचा, प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर में 2a का भाग लगाया तो a स्क्वायर के a से a कट गया, तो ये हो गया at स्क्वायर बटे 2। अगर आपको यहाँ क्या बच रहा है ये समझ में ना आए तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ हमेशा s बचेगा। अगर आपको गति का दूसरा समीकरण याद है तो ये मान आप ऐसा उठा के यहाँ रख सकते हैं। देखिए बहुत ट्रिकी है, अगर आपने गति का पहला समीकरण यहां से ले लिया और वर्क कर दिया, वर्क कर दिया। अब अगर मान लीजिए आप वर्ग मैं आपको और उदाहरण भी बता देता हूं कि अगर मान लीजिए ये आपने वर्ग को खोल दिया, 2a कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच रहा है, अगर आप नहीं समझ पाए, आप कहीं गलती भी कर जाए तो आप ध्यान रखिएगा अंदर s बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से ये गति का हमारा कौन सा समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण हो गया गति का। और इसमें आपने ये सीखा कि गति का जो तीसरा समीकरण है उसमें हमको कुछ नहीं करना, उसमें हमको गति के तीसरे समीकरण में हमको क्या करना है कि आउटपुट में कहा रहा है, यहाँ देखो ना, उनका नेट कनेक्शन दिखा रहा है, यहाँ देखो ना, इससे पता चलेगा, वहां से नहीं चलेगा, बच्चे देख रहे हैं। तो चलिए अब जो तीसरा समीकरण है हमारा, उसमें हमने जो सीखा कि गति के पहले समीकरण का वर्ग करना है और वर्ग करके 2a कॉमन लेना है, और बाद में 2a के बाद ब्रैकेट में जो संख्या बचेगी वो s बचेगी, और वो गति के दूसरे समीकरण से आप उसका मान भर देंगे। तो इस तरीके से आपने ये शुरुआत से आपने जो सीखा था, मैं उसमें आपको स्क्रीनशॉट के तौर पर कुछ चीजें बता देता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर ये एक तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुल क्वालिटी। तो ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट प्लीज आप कर लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट करने के बाद अब देखिए अब मैं आपको बताता हूं, आपको नेक्स्ट स्क्रीनशॉट करना है। ये वाला स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब अगला स्क्रीनशॉट आपको करना है, ये नहीं करना, ये मैंने आपको सिखाया समझाया था, तो इसको नहीं करने की जरूरत है। अगला जो आपका स्क्रीनशॉट होगा वो ये वाला है, इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसमें चाल, औसत चाल, वेग और औसत वेग की आपकी परिभाषाएं स्क्रीनशॉट हो जाएगी, तो इसको कर लीजिए आप। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वीडियो पीछे करके ले लेंगे। अब उसके बाद में अगला जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो लेना है दूरी और विस्थापन वाला। तो दूरी और विस्थापन वाले में भी मैंने कहा था कि पॉइंट नंबर 2, 3, 4 सेम है। तो आप क्या करिए कि ये इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आपको ये याद करने में सुविधा हो जाएगी। तो बिंदु नंबर 2, 3 और 4 आपका सेम हो जाएगा, और ये दोनों अंतर आपके एक जैसे हो जाएंगे। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दूरी और विस्थापन में अंतर को भी। अब नेक्स्ट जो आप लेंगे वो लेंगे ये इसको स्क्रीनशॉट नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था इसको। जो हमारा अगला स्क्रीनशॉट होगा वो ये यहां से होगा, त्वरण से। तो त्वरण की परिभाषा ले लीजिए, सदिश राशि है, मात्रक ले लीजिए। और त्वरण अगर वेग की दिशा में हो तो धनात्मक, विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक। और ये जो त्वरण का हमारा जो फार्मूला हमने बनाया था, इसको भी आप स्क्रीनशॉट के अंदर ले लीजिए। तो इस तरीके से आप एक स्क्रीनशॉट त्वरण का भी बना लीजिए। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम स्क्रीनशॉट पर आते हैं। अगला जो हमारा स्क्रीनशॉट होगा वो गति के समीकरणों का होगा। गति का समीकरण पहला वाला जो है त्वरण से हम निकालते हैं। तो ये गति का पहला समीकरण आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 2.5 लाइन, और ये चित्र सब में सेम रहेगा।
तीनों समीकरणों में ढाई लाइन और चित्र सब में सेम है। और गति का जो पहला समीकरण है वो हम त्वरण से निकालते हैं। त्वरण का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर से आपका गति का पहला समीकरण निकलेगा। फिर जो नेक्स्ट है आपका ब्लर आ, इसको देखो ब्लर है, दिख नहीं रहा। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो गति का आपका जो दूसरा समीकरण है, वो गति का दूसरा समीकरण भी आप क्या करेंगे, वो ढाई लाइन सेम है, चित्र सेम है और वस्तु द्वारा t समय में x अक्ष की धनात्मक दिशा में चली गई दूरी है। यहाँ आप विस्थापन भी लिख सकते हैं और इसको लिखने के बाद में आप यहाँ पर औसत वेग गुणित समय अंतराल से इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये गति का दूसरा समीकरण आप करेंगे। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, गति के दूसरे समीकरण को भी। यहां भी आपकी, यहां आप ध्यान रखिएगा कि आपको विस्थापन से स्टार्ट करना है या t समय में x अक्ष की धनात्मक दिशा में चली गई दूरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर तीसरा समीकरण जो है आपका, उसमें गति का पहला और दूसरा समीकरण अगर आपको याद है तो आपको पहले समीकरण का वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद में उसमें से 2a कॉमन लेते हुए जो अंदर ब्रैकेट में संख्या बचेगी वही आपका गति का क्या होगा, वो जो अंदर ब्रैकेट में संख्या बचेगी वो s बचेगी और उससे v